दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जहां एक तरफ तमाम तरह के क्रोनिक कैपिटलिज्म और खास करके अडानी ग्रुप के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। संसद में उनकी सदस्यता चली जाए या बनी रहे, चली गई या फिर बाद में बहाल कर ली गई, हर परिस्थितियों में, हर हालात में राहुल गांधी ने जिस एक समूह के ऊपर सीधा निशाना साधा वो अडानी समूह था। लेकिन अडानी समूह पर एक तरफ जहां राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं, देश की परिसंपत्तियों को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अडानी समूह को दिए जाने, राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो बेचे जाने का आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी क्या अडानी समूह के लिए गंभीर है? राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है। क्या इस देश में दूसरे उद्योगपति नहीं बचे हैं? क्या इस देश में दूसरे ऐसे लोग नहीं हैं, कॉरपोरेट घराने नहीं हैं जो कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश कर सके? और इस देश के अंदर जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां क्या अडानी ग्रुप को उसी तरह से सुविधाएं मिल रही है जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों में मिल रही है? 2 मुख्यमंत्री इसकी जनता की अदालत में सजा भुगत चुके हैं, और इसलिए भुगत चुके हैं क्योंकि नेता कुछ और बात बोलता है, पार्टी का पोस्टर बॉय कुछ और बात बोलता है और पार्टी के मुख्यमंत्री कुछ और करते हैं। भूपेश बघेल के राज्य में जो हसदेव के जंगलों में हो रहा था, ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते हुए अडानी ग्रुप पर ब्रेक लगा दिया गया। अशोक गहलोत के राज्य में जो अडानी ग्रुप के साथ गलबहियां चल रही थी, ऐसा नहीं है कि वो वोटर्स को नहीं दिख रहा था। और उस हालात में राहुल गांधी अडानी ग्रुप के ऊपर अटैक करते रहे और बाकी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर अडानी ग्रुप के साथ गलबहियां करते रहे। वोटर्स के बीच, जनमानस के बीच इस तरह की चीजें नहीं चलती है, और इस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, इंडिया गठबंधन को भी नुकसान पहुंचाती रही है। और इस बार तो ऐसा हुआ है कि भारत में नहीं, यूरोप में जाकर, स्विट्जरलैंड में जाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और अडानी ग्रुप ने समझौते किए हैं। भारत में समझौता होता तो क्या इस देश के लोग देख लेते क्या? और स्विट्जरलैंड में समझौता हुआ है क्या तो इस देश के लोगों ने देखा नहीं है क्या? ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। समझौता चाहे भारत में हो या 7 समंदर पार हो, कांग्रेस पार्टी को लेकर के अडानी ग्रुप के बारे में अपना रवैया लोकसभा चुनाव के पहले आम जनता के बीच में साफ करना होगा। आखिर अडानी ग्रुप को विलन क्यों बनाया जाता है? राहुल गांधी क्यों विलन बनाते हैं? और आज के घटनाक्रम से तो साफ जाहिर हो जाता है कि पिछले 24-48 घंटों में जो हुआ है और पिछले 24-48 महीनों में जो हुआ है, या तो उसमें राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं या एमओयू साइन करने वाले लोग और अडानी ग्रुप के साथ गलबहियां करने वाले लोग गलत बोल रहे हैं। दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। दरअसल किसी कॉरपोरेट और किसी भी प्रकार का आरोप यदि किसी कॉरपोरेट के खिलाफ हो तो रवैया वही रखा जाता है जो रवैया सुब्रत राय के मामले में रखा गया, जो रवैया रामलिंगा राजू के मामले में रखा गया। आज तक कोई एक फोटो बता दे जो मनमोहन सिंह के साथ सुब्रत राय की रही हो, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ सुब्रत राय की कोई फोटो निकाल कर दिखा दे? नहीं है, क्योंकि ये लोग सहारा ग्रुप ने जिस प्रकार से इस देश में कॉरपोरेट को अपने अंदर और कॉरपोरेट को ही देश बना देने की जो कवायद चल रही थी, जो प्रचार तंत्र चल रहा था, जिस प्रकार भोले भाले निवेशकों से पैसे ठगे जा रहे थे, इन सारे मामले को लेकर के मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री, सोनिया गांधी जैसी कांग्रेस की कुशल संगठनकर्ता, ये सब इस बात को लेकर के अनजान नहीं थे। और जब सत्ता मिली उसके बाद सुब्रत राय की नकेल कसी गई, सहारा ग्रुप की नकेल कसी गई। ठीक यही हाल चंद्रबाबू नायडू के अडानी समझे जाने वाले रामलिंगा राजू का भी हुआ था। चंद्रबाबू नायडू जब अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौर में सत्यम कंप्यूटर के मालिक रामलिंगा राजू का हैदराबाद में क्या जलवा था यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह का दौर आया, 2004 में हालात बदले, साल बदला, और इन सब के बीच साल और हालात बदलने के साथ साथ इस देश में रामलिंगा राजू भी अर्श से फर्श पर आने में उन्हें देर नहीं लगी। कारण था अकाउंटिंग का कथित फ्रॉड, और उस मामले में जब जांच शुरू हुई, मनमोहन सिंह की सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए। उसके बाद रामलिंगा राजू आज कहां है, इस देश की जनता को न जानने की जरूरत है और न ही जनता उनमें रुचि लेती है।
लेकिन उस दौर में वो क्या थे। हैदराबाद पूरे देश के हर शहर से ट्रेनें चलाई जाने लगी थी। जो भी रेल मंत्री बनते थे वो जब देश के जिस हिस्से में जाते थे उनसे डिमांड होती थी कि हैदराबाद की सीधी ट्रेन होनी चाहिए, क्योंकि वहां से लोग भर भर कर हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद अब भी जाते हैं। हैदराबाद के स्टार्टअप्स में, हैदराबाद के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में और साइबराबाद का जो उपनाम मिला उसमें कहीं से कमी नहीं आई। कमी आई तो रामलिंगा राजू के रसूख में, कमी आई तो रामलिंगा राजू के जलवे में, और कमी आई तो अकाउंटिंग फ्रॉड के साथ चलने वाले एक ऐसे धंधे में जिसका पर्दाफाश मनमोहन सिंह की सरकार ने कर दिया था। लेकिन आज देखिए, उस दौर में कांग्रेस पार्टी के लोग सहारा ग्रुप के साथ या रामलिंगा राजू के साथ खड़े नहीं होते थे। और आज जरूरत इस बात की है कि या तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ठीक करे, कांग्रेस पार्टी के लोग राहुल गांधी को पटरी पर लेकर आए कि आप अडानी ग्रुप के खिलाफ बोलना बंद कीजिए। अडानी समूह इस देश की तरक्की के लिए काम कर रहा है। यह बात कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को समझा दे, या राहुल गांधी कांग्रेस के लोगों को इस बात को समझा दे कि अडानी ग्रुप के साथ चलना और जनता के बीच जाकर के अडानी ग्रुप के मुद्दे पर राहुल गांधी का लगातार बोलना, ये दोनों एक साथ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर सही कौन है। मामला दरअसल तेलंगाना की नई नवेली कांग्रेस सरकार का है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हां, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की स्टूडेंट विंग मानी जाती है, उससे अपने सियासी करियर की, अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी क्या इस दौर में राहुल गांधी की बातों को दरकिनार कर रहे हैं या राहुल गांधी की सहमति से यह काम कर रहे हैं? जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो भी भारत की धरती पर नहीं बल्कि यूरोप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में। क्या खूबसूरत शहर है, 12-13 हजार की पॉपुलेशन है, बर्फ से ढका हुआ वो पूरा मंजर। जब हर साल जनवरी में WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है तो लोगों के सामने आता है, बिल्कुल हिंदुस्तान के कुल्लू मनाली की तरह, गुलमर्ग की तरह। लेकिन कुल्लू और मनाली और गुलमर्ग के बदले अडानी ग्रुप के साथ MOU साइन करने के लिए, राज्य में समझौते करने के लिए यदि दावोस को चुना जाए तो निश्चित तौर पर पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इन दोनों पर यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि या तो राहुल गांधी देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं या राहुल गांधी के मिशन को फेल करने के लिए कांग्रेस के अंदर भी कुछ फ्रेंड्स ऑफ अडानी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी के कुछ वेल विशर बैठे हुए हैं। ये हालात आज की तारीख में यदि बनते नजर आ रहे हैं तो इसके लिए कोई नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई अमित शाह जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कोई गौतम अडानी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए जिम्मेदार है कोई तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसकी एक दिशा अब तक तय नहीं हो पा रही है। मैं जानता हूं आज हमारे बहुत सारे दर्शक इस बात से नाराज होंगे कि मैंने कांग्रेस पार्टी को आज निशाने पर लिया। अडानी ग्रुप इस देश का एक कॉरपोरेट समूह है, अडानी ग्रुप इस देश की GDP में उसकी हिस्सेदारी है, मेरा उस ग्रुप के साथ कोई विरोध नहीं है। लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, यदि उन आरोपों में रत्ती भर भी सत्यता है तो नैतिकता यही कहती है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अडानी ग्रुप के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समझौते यदि वो करते हैं तो साध्य और साधन की पवित्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एजेंडे को नीचा दिखाते हैं। यही हुआ है। 12,400 करोड़ रुपए एक राज्य सरकार के लिए, वो राज्य सरकार जिसका इस देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, एक धनाढ़ स्टेट में तेलंगाना की गिनती होती है, वहां के मुख्यमंत्री 12,400 करोड़ रुपए के लिए अडानी ग्रुप के सामने हाथ पसार रहे हैं। तो ये विवशता नहीं बल्कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के विचारधारा से, राहुल गांधी के एजेंडे से, राहुल गांधी जिस तरह से एक दौर में गोरखपुर से मुंबई तक स्लीपर क्लास में टिकट कटाकर यात्रा करते हैं, एक दौर में पैदल हिंदुस्तान को नापते हैं, उत्तर से दक्षिण तक और अब पूरब से पश्चिम तक बस से नाप रहे हैं, और एक दौर में राहुल गांधी कभी कुलियों के साथ, कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी आदिवासियों के साथ, कभी दलितों के साथ, कभी समाज के अलग अलग सेक्शन के साथ,
और कभी समाज के वंचित तबके के उस आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ खड़े होने की जो पूरी की पूरी अपनी सियासी बिसात के सहारे और उसके सहारे एक ऐसे प्रो पीपल छवि के सहारे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनके एजेंडे में अडानी समूह की मोनोपोलिस्टिक आर्थिक नीति, एकाधिकारवादी नीति और उस नीति को मौजूदा सत्ता का कथित संरक्षण, ये सारी चीजें जब राहुल गांधी को दिखाई देती है, उस दौर में रेवंत रेड्डी यदि खड़े हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता की अदालत में लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति को काफी हद तक साफ करना चाहिए। क्या हुआ है दावोस में, जरा ये भी जान लीजिए आप। 4 MOU पर सिग्नेचर हुए हैं, 4 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पहला है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। 5 से 7 सालों में इस अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड 5 से 7 सालों में वहां पर 100 मेगावाट के डेटा सेंटर का वे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जी हां, डेटा सेंटर में 100 मेगावाट 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, कहां बिहार में नीतीश कुमार 94 लाख गरीब लोगों को 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। गरीब राज्य जिसे कहा जाता है, जो विशेष राज्य का दर्जा मांगता है, वो 1,88,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर खर्च करने के लिए तैयार है। 1,88,000 करोड़, वहां महज 5,000 करोड़ के लिए तेलंगाना जैसे धनाढ़ स्टेट का मुख्यमंत्री अडानी के सामने जाएगा। क्या डेटा सेंटर स्थापित करने की उसकी खुद की कुवत खत्म हो गई है क्या? देश इस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि देश आर्थिक आंकड़े भी देखता है कि हैसियत क्या है राज्य की। दूसरा एमओयू अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का है, 5,000 करोड़ रुपए का, इसमें भी निवेश की बात कही गई है। 2 प्रोजेक्ट वहां लगेंगे तेलंगाना में ग्रीन एनर्जी के, हरित ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी भी कुछ लोग इसे कहते हैं, एक 850 मेगावाट का और एक 500 मेगावाट के। ये भी अडानी ग्रुप के साथ एमओयू साइन हुआ है। और ध्यान दीजिए, ये चारों एमओयू जब साइन हो रहे थे, उस वक्त अडानी समूह के मुखिया भी मौजूद थे, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। तीसरा एमओयू अंबुजा ग्रुप का, जो अंबुजा सीमेंट है, जिसका अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया था कई सारे प्लांट्स का, वो वहां 60 लाख टन सीमेंट का उत्पादन करेगी, 1,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी तेलंगाना में। क्या इस देश में दूसरी कंपनियां नहीं है सीमेंट बनाने वाली? रेवंत रेड्डी उसे नहीं बुला सकते थे? उसी कंपनी को क्यों बुला रहे हैं जिसके खिलाफ उसके नेतृत्व ने मोर्चा खोल रखा है? और चौथा एमओयू अडानी डिफेंस सिस्टम 10 साल में 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। 10 साल में 1,000 करोड़, यानी 1 साल में 100 करोड़ रुपए। कुल जमा इन चारों एमओयू की कीमत आप समझे तो 12,400 करोड़ रुपए होती है। और 12,400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए रेवंत रेड्डी को भारत से दूर जाने की जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी पूर्वोत्तर में यात्रा कर रहे हैं, वो हैदराबाद में भी साइन कर सकते थे, वो दिल्ली में भी साइन कर सकते थे, वो अहमदाबाद में भी साइन कर सकते थे, वो मुंबई में भी साइन कर सकते थे। दावोस की जरूरत नहीं थी। और इतना पैसा तेलंगाना जैसे राज्य के लिए, कोई सोच सकता है कि इतने पैसे के लिए रेवंत रेड्डी अडानी समूह के सामने चले जाएंगे? दरअसल ये सारा मामला कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता से जुड़ा है। कांग्रेस पार्टी की लाइन क्या हो उससे जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए, जिस दौर में वीपी सिंह धीरू भाई अंबानी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, कोई कल्पना कर सकता था कि जनता दल का कोई नेता, जनता दल के 6 मुख्यमंत्री इस देश में थे, उस दौर में जनता दल का कोई नेता जाकर के अपने प्रधानमंत्री या अपने सर्वोच्च नेता के खिलाफ धीरू भाई अंबानी के साथ कोई सौदेबाजी कर रहा होता? कोई कल्पना कर सकता था इस देश में कि रामलिंगा राजू के साथ वाईएस राजशेखर रेड्डी जब अविभाजित आंध्र के मुख्यमंत्री थे, वो कोई समझौता करने के लिए टेबल पे बैठ जाते? कोई सोच भी सकता था कि कांग्रेस पार्टी जिस दौर में सुब्रत राय के ऊपर मनमोहन सिंह सरकार की नजरें टेढ़ी हो रही थी, तमाम तरह की दुश्वारियों से सहारा परिवार जूझ रहा था, उस दौर में सोच सकता था कोई कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, पहले कुछ लोगों ने भले फोटो खिंचवा ली हो, उस दौर में जाकर के सुब्रत राय के साथ कोई खड़ा हो गया हो? उस दौर में जाकर किसी ने सार्वजनिक तौर पर सुब्रत राय के साथ कोई एमओयू साइन कर ली हो? दरअसल ये मनमोहन सिंह का कमिटमेंट था।
और मनमोहन सिंह का एक ऐसा कमिटमेंट था जिस कमिटमेंट को लेकर के सोनिया गांधी भी सरकार के उस कमिटमेंट के साथ खड़ी होती थी, पार्टी को लेकर साथ खड़ी हो जाती थी। क्या आज मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस राहुल गांधी के साथ पूरी तरह खड़ी होने के लिए तैयार नहीं है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस का सीधा आशीर्वाद रेवंत रेड्डी को है? राहुल गांधी यात्रा करते रहे और कांग्रेस के नेता कुछ और करते रहे। बहुत साफगोई के साथ ये मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई भी राजनीतिक दल इस तरीके से नहीं चल सकता। कम से कम पोस्टरिंग तो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए थी। अंदर खाने बहुत कुछ होता है, सब अंदर खाने मिले रहते हैं। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं चाय की टपरियों पर चले जाइए, क्या कांग्रेस क्या भाजपा सभी आपस में मिले रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपस में मिले रहना और आपस में मिले होने का परसेप्शन बनने देना, वो भी एक ऐसे समूह के खिलाफ जिस समूह के खिलाफ अटैकिंग होकर, जिस समूह के खिलाफ एक आक्रामक तरीके से जन अभियान की मुद्रा में आकर राहुल गांधी अपने शरीर को दधीची की तरह अपनी हड्डियां गलाने के लिए हाफ टी शर्ट में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अब पूर्वोत्तर से मुंबई तक निकल रहे हो और उनकी जुबान पर, उनके हर स्टेटमेंट में, यदि पिछले 4-5 सालों के उनके स्टेटमेंट को निकाल कर देखे तो हर स्टेटमेंट में एक कॉरपोरेट ग्रुप का नाम होता है और उस कॉरपोरेट ग्रुप के साथ कांग्रेस के लोग गलबहियां कर रहे हैं। बहुत साफगोई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि जनता इन सब चीजों को नहीं पचाती है। जनता मोदी सरकार से नाराज होगी। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जनता की नाराजगी स्वाभाविक है। सत्ता के साथ जनता की नाराजगी हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन उस नाराजगी के खिलाफ खड़ा हुआ जो तबका है, उस तबके के अंदर यदि अपने नेतृत्व की, अपने सबसे बड़े नेता की बात मानने में हिचक हो, उसके एजेंडे के साथ खड़े होने में हिचक हो, तो फिर लोकसभा चुनाव में विपक्ष की उम्मीदों का, विपक्ष की संभावनाओं का भगवान ही मालिक है। इतना ही कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।